हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स के ऊपर है, लेकिन ये जितना इंटेलिजेंट है उतना ही बड़ा क्रिमिनल भी है। ये कोई सीरियल किलर नहीं है दोस्तों, बट एक सीरियल बॉम्बर है। इसका नाम प्रेस वालों ने दिया था द यूना बॉम्बर, लेकिन इसका असली नाम है थियोडोर केजिंस्की। और ये क्या करता था दोस्तों, कोई भी बॉक्स में या पार्सल या फिर कोई बैग में वो बम बना के लोगों को पोस्ट के द्वारा भेज देता था। और फिर जब लोगों के पास ये पार्सल या फिर ये पोस्ट पहुंचता था, जब वो लोग खोलते थे, खोलते ही धमाका हो जाता था। आप सोचिए, एक बॉक्स या पार्सल वो बनाता था जिसमें ऐसा एक मैकेनिज्म लगाता था कि खोलते ही वो ब्लास्ट हो जाता था। तो एक तरह से इसको एक टेररिस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन ये टेररिस्ट बना क्यों, या फिर ये यूना बॉम्बर बना क्यों, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उतना ही इंटरेस्टिंग है ये इंसान। तो इसकी कहानी दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसने जो ये काम है, ये बॉम्ब वाला, ये काम 20 सालों तक किया, आप सोचिए। और 20 सालों तक पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई कि ये है कौन। पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और पुलिस छोड़िए, वो भी FBI, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, FBI भी इसे नहीं पकड़ पाई थी 20 सालों तक। अब इसने जितने बम भेजे, उन बमों ने बहुत नुकसान पहुंचाया लोगों को। कई लोगों के जो हाथ पांव गिर गए, फिर किसी के आंख की रोशनी चली गई, लेकिन 3 लोगों की जान भी चली गई थी। और जब जान चली गई दोस्तों, तो ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया। जब ये आदमी पकड़ा गया ना दोस्तों, तब पुलिस वाले भी इसका घर देख के एकदम हैरान हो गए, क्योंकि इसका घर एकदम जंगल के बीच में था। एक कैबिन था, लॉक कैबिन, जैसे कैबिन इन द वुड्स मूवी में दिखाया गया था। उस तरह के एक कैबिन में ये रहता था, अकेले रहता था, जिसमें ना करंट था ना रनिंग वाटर था। एकदम जैसे प्रिमिटिव लाइफस्टाइल बोलते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब में हम कोई वीडियो ऐसे नहीं देखते हैं जो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल वाला होता है, ज़मीन खोद के बनाते हैं या फिर मिट्टी वगैरह से बनाते हैं। वैसा एक कैबिन में ये रहता था। और कैबिन के अंदर वही बम बनाने का पूरा सामान पुलिस वालों को मिला था। अब किस वजह से ये एक टेररिस्ट बन गया था, एक बॉम्बर बन गया था, ये सब बम बना के भेजता था, और क्यों ये इस तरह से रहता था एक कैबिन में जहाँ ना बिजली है ना पानी, तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जो थियोडोर केजिंस्की है दोस्तों, उसका जन्म हुआ था मार्च 22, 1942 को। ये टेररिस्ट बनने से पहले, या फिर ये जो नोमैडिक लाइफ इसने सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करने से पहले ये एक मैथ्स का प्रोफेसर था। और कोई ऐसा वैसा प्रोफेसर नहीं, बहुत ही जीनियस आदमी था। इसके लाइफ के इतने ज्यादा अचीवमेंट्स है कि मैं आपको पूरा बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। एक तरह से बोला जाए, एक प्रोडिजी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है। लेकिन 1969 में जाके एकदम एब्रप्टली इसने अपना कैरियर छोड़ दिया। जो इसका जॉब था प्रोफेसर का, वो छोड़ दिया। और ये मोंटाना में, अमेरिका के मोंटाना में जंगलों के बीच जाके इसने ये कैबिन खुद बनाया और वहाँ पे रहने लगा, एकदम प्रिमिटिव वे में। इसके बचपन के बारे में कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ। ये पैदा हुआ था शिकागो में 1942 में। इसके माता पिता थे, दोनों ही वर्किंग क्लास लोग थे। और इसके फादर जो थे वो एक सॉसेज मेकर थे। इसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था डेविड। वो भी इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेड का जो जैसे वो बहुत छोटा था, तो काफ़ी एक हैप्पी बच्चा था, खुश रहता था। लेकिन उसको एक गंभीर बीमारी हो गई, स्किन की बीमारी, जिसको बोलते हैं हाइव्स। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इसका फोटो आप लोग देख रहे होंगे। अब इस बीमारी के चलते टेड को करीब 10 दिन या 15 दिन एकदम आइसोलेशन में रखा गया था। वो भी तब जब वो एकदम बच्चा था। उसकी माँ ने बाद में बोला है कि जब उसको आइसोलेशन से निकाला गया तब टेड एकदम बदल चुका था। वो बहुत दिनों तक वो कुछ जैसे वो पहले था 10 दिन पहले, वैसा था ही नहीं। एकदम इमोशनलेस हो गया था। ये एक ऐसी घटना है उसके लाइफ में जिसने उसके दिमाग में काफ़ी एक गहरा असर छोड़ा था। लेकिन बाद में जाके फिर वो नॉर्मल हो गया था। और उसकी माँ ने ये भी बोला कि वो जानवरों से काफ़ी प्यार करता था। जब भी वो किसी चिड़िया जानवर को केज में देखता था, उसको बहुत बुरा लगता था। ये जब 5वीं कक्षा में था दोस्तों, तब इसका जो IQ टेस्ट हुआ उसमें इसका स्कोर था 167, जो कि बहुत हाई स्कोर होता है। ये बहुत ही टैलेंटेड, बॉर्न टैलेंटेड स्टूडेंट था। लेकिन जो दोस्तों ये
तो देखा जाए तो एक अच्छी बात है, लेकिन टेड के लिए ये थोड़ी सी निगेटिव बात साबित हुई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसकी वजह से उसको 2 ग्रेड मतलब क्लास बोल लीजिए, 2 क्लास ऊपर भेज दिया गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जिस क्लास में डाला गया, जिस ग्रेड में, उसमें उसके उम्र के बच्चे नहीं थे, उससे बड़े उम्र के बच्चे थे। और इस वजह से उसको काफ़ी बुली भी किया गया, क्योंकि वो उन बड़े बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाया। जब इसके पकड़े जाने के बाद ये जहाँ पे रहता था बचपन में, आसपास के लोगों से इंटरव्यू लिया गया, तो उसके नेबर्स ने बोला कि टेड बहुत ही इंटेलिजेंट था। मतलब कोई भी किसी को भी अगर इसके बारे में पूछे तो वो बोलेगा कि बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन बहुत ही शाय किस्म का लड़का था। और इसकी माँ ने बोला कि ये इतना शाय था और सोशल डिस्टेंस रखता था लोगों से, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इसको सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करना पड़े तो वो एकदम मतलब स्टन्ड हो जाता था। अब ऐसी इसकी लाइफ चल रही थी और ये हाई स्कूल तक पहुँच गया। हाई स्कूल में भी जैसे मैंने आपको बोला ये काफ़ी इंटेलिजेंट था, तो ये मैथ्स क्लब, जर्मन क्लब और भी कई तरह के क्लब में, कोई म्यूजिकल क्लब में ये इन्वॉल्व था। और ये वही टाइम था जिसमें उसको मतलब मैथ्स में काफ़ी रुचि आने लगी, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ही कई घंटे लगाता था एडवांस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि यहाँ पे भी उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस मैथ्स, जो उसके उम्र के कई आगे के बच्चों को पढ़ाया जाता था, उस क्लास में इसको डाला गया। अब हाई स्कूल में इसके जो ग्रेड्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे थे और ये इतने इंटेलिजेंट लड़का था कि इसको सिर्फ 16 साल की उम्र में हार्वर्ड भेजा गया। और 1958 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इसको हार्वर्ड में एडमिशन मिला। हार्वर्ड में जाके भी इंटेलिजेंट तो ये था ही, वहाँ भी बहुत चीज़ों में ये एक्सेल करने लगा, पढ़ाई वढ़ाई में इसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे। और इसके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे, लेकिन जितने भी थे उन्होंने बोला कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा शाय है और एकदम सोशली रिजर्व पर्सन है। और 1962 में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मैथ्स ये डिग्री इसको मिली हार्वर्ड से। अब इसके ज़िंदगी में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली थी, जिसका बहुत ही एक निगेटिव असर इसके दिमाग में पड़ने वाला था। जब ये हार्वर्ड में 2nd ईयर में था तब एक साइकोलॉजिकल एक प्रोजेक्ट चालू हुआ हार्वर्ड में, जिसके लिए इसने साइन अप किया। देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। वहाँ के ही हार्वर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट हेनरी म्यूरे ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। जितने भी कंटेस्टेंट थे सबको बोला गया कि वो एक दूसरे के साथ पर्सनल फिलोसॉफी के ऊपर डिबेट करे और उसके बाद अपने पर्सनल जो बिलीफ है, जो एस्पिरेशन है, उसके ऊपर एक ऐसे लिखे। अब उन्होंने जो ये ऐसे लिखे थे उस चीज को एकदम एक एनोनिमस किसी को दिया गया और उनका ये काम था कि जो भी ऐसे वगैरह उन्होंने लिखा है उसका एकदम मजाक हो रहा है और बहुत ही इंसल्टिंग वे में जिसने भी ऐसे लिखा है उसके साथ बात करे। देखा जाए तो एकदम एक वर्बल एब्यूसिव अटैक करे उस पर। अब ये एक्सपीरियंस इसलिए किया गया कि अगर समझो कोई आप पर ऐसे वर्बल एब्यूसिव अटैक कर रहा है, जो भी आपने लिखा है कंटेंट उसके बेसिस पे, तब फिर आपका मतलब जो रिएक्शन कैसा होगा वो जानने के लिए। तो केजिंस्की को भी उसने जो ऐसे लिखा था उसके ऊपर उसको काफ़ी गालियाँ पड़ी, उसको एब्यूज़ किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और ये काफ़ी दिन चला और इसका बहुत ही बुरा असर केजिंस्की के दिमाग पर पड़ा। जो साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर टेड को काफ़ी गुस्सा था, मतलब वो उसको एकदम पसंद नहीं करता था, उसके सबऑर्डिनेट्स को भी। और वो लोग भी ये मानते थे कि इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था कि टेड बाद में ऐसा एक सीरियल बॉम्बर बन गया था। अब 1962 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एनरोल हो गया। यहाँ पे उसको अपना मास्टर्स डिग्री और अपना पीएचडी उसने कंप्लीट किया। इसके बाद दोस्तों 1967 में इसी यूनिवर्सिटी में इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नौकरी मिल गई मैथमेटिक्स में। इसके जो फेलो प्रोफेसर्स थे वो लोग बोलते थे कि टेड मतलब एक बहुत ही अलग तरह का जीनियस था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बहुत बड़ा जीनियस। लेकिन अंदर टेड इस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल खुश नहीं था। यहाँ तक कि बाद में उसने इस यूनिवर्सिटी में चल रहे चीज़ों को बहुत ही डिस्करेज भी किया था, उसके ऊपर कमेंट भी किया था। इसी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी घटना भी हुई उसके साथ कि उसकी जो सेक्सुअल फैंटेसीज है वो काफ़ी मतलब इधर उधर चली गई, एकदम वियर्ड हो गई और वो खुद को मतलब एक लड़की बनाना चाहता था, सेक्स चेंज करना चाहता था। और इस चीज़ को उसने एक मेजर टर्निंग पॉइंट इन लाइफ भी बोला है उसने खुद। वो यहाँ तक चला गया कि यूनिवर्सिटी के किसी डॉक्टर से भी मिलने वो चला गया था कि ये प्रोसीडियर कैसे होगा इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब वो वेटिंग रूम में था उसको खुद के ऊपर ऐसा ह्यूमिलिएशन हुआ कि वहाँ से फिर वो उठ के चला आया, फिर उसने अपना डिसीजन कैंसिल कर दिया।
अब ये जो मैथमेटिक्स पढ़ाता था दोस्तों, तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये इतना पसंद नहीं था। वो खुद भी सिर्फ किताबों से पढ़ाता था और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट वगैरह पूछते थे उसका भी ये आंसर नहीं करता था, मतलब अपना काम अच्छी तरह से ये नहीं करता था जो टीचिंग का काम है। और कोई भी एक्सप्लेनेशन के बिना, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, जून 30, 1969 को इसने ये अपना ये इतनी अच्छी नौकरी इसने छोड़ दी, मतलब अपना ये कैरियर ही इसने खत्म कर दिया। अब यहाँ से निकलने के बाद ये अपने पेरेंट्स के घर गया और वहाँ ये 2 साल तक रहा, इलिनॉइस में, अमेरिका के। इसके ठीक 2 साल बाद जो मैंने आपको कैबिन के बारे में बोला था, वो उस कैबिन में मूव हो गया। ये कैबिन था लिंकन, मोंटाना में। वो एक्चुअली एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जो सोसाइटी से बहुत ही दूर है। एक्चुअली टेड जो है उसको ये सोसाइटी ही पसंद नहीं है, लोग हो कोई भी हो, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पहले बचपन से ही उसके मतलब दिमाग में ये सब भावनाएं जाग रही थी कि उसको ये सब पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। तो अंत में जाके उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों तक जॉब करेगा जिससे कुछ पैसे बचा सके। फिर उसके बाद कहीं पे जंगल में ज़मीन वगैरह खरीद के वहाँ पे ही वो शांति से रहेगा, एक कैबिन बना के। और उसने ये अचीव भी कर लिया था। उसने ये कैबिन बनाया, वो भी अपने घर के लोगों के सपोर्ट से, और वहाँ पे वो रहने लगा बिना पानी और करंट के। उसके जो कैबिन था उसमें ज़्यादा कुछ सामान था ही नहीं, टेबल चेयर, फिर बेड, कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें, एक साइकिल थी उसके पास, बस इतनी ही। अब 1975 में एक उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा, थोड़ा सा वायलेंट होने लगा। उसका रीज़न था कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे थे, वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, रियल एस्टेट डेवलप हो रहा था, तो ये उसको मतलब ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं था। जैसे मैंने आपको बोला, ये बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक्सट्रीम प्रिमिटिव लाइफ ये सब इसको पसंद है। इसको सोसाइटी पसंद ही नहीं था, जो नॉर्मल सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उसको ये सब पसंद ही नहीं था। और जब उसने देखा कि उसका जो लॉग केबिन है उसके आसपास ही इस तरह की चीज़ें चल रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे मशीनें चल रही है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और छोटी मोटी मतलब क्राइम्स ये करने लगा। जैसे कहीं पे जाके आग लगा देना, या फिर जो डेवलपमेंट साइट्स है वहाँ पे कोई बूबी ट्रैप्स लगा देना, इस तरह का काम वो करने लगा। और बाद में इसने एक बात भी बोली कि इस समय उसके पास 2 ही ऑप्शंस थे, एक तो और ज़्यादा विल्डरनेस में चले जाना, और ज़्यादा जंगल के अंदर चले जाना, या फिर जो ये सिस्टम है इसको ही चैलेंज करना, इससे ही बदला लेना। सोचिए इस तरह का चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और उसको मतलब रिवेंज चाहिए था कि जो ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्यों हो रहा है सोसाइटी में, और लोग क्यों इस तरह की चीज़ों के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको इन सब चीज़ों से रिवेंज चाहिए था। और इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए उसने एक ही रास्ता अपनाया, वो था कि खून करना। जो लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनका खून करना। और खून करने के लिए फिर इसने ये बम बनाना शुरू किया। उसका जो मतलब उसके जो बम होते थे वो बहुत ही क्रूड होते थे एकदम, मतलब किसी भी चीज़ों से वो बम बनाता था। उससे उसके 2 फायदे होते थे, एक तो वो बम ब्लास्ट होगा, ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएगा, और फिर उसको ट्रेस करना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ वहाँ पड़ी हुई चीज़ों से या फिर एकदम कॉमन चीज़ों से वो बम बनाए गए थे। लेकिन इसके जो अर्ली बम्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि किसी की जान ले सके, इंजर्ड कर देते थे लेकिन जान नहीं ले पा रहे थे। अब इसके जो जितने भी बॉम्बिंग्स है वो हुए थे 1978 से लेके 1995 के बीच। इतने समय में इसने 16 बॉम्ब्स बनाए थे। पहले ही मैंने आपको बोला था कि किसी बॉक्स में, सिगार बॉक्स में, या फिर किसी कागज़ के बॉक्स में, या फिर कोई पार्सल में ये से बम बना देता था। फिर बम ये जिसको भी मारना होता था उसके पास पार्सल कर देता था, और जब वो आदमी ये पार्सल खोलता था तभी बम ब्लास्ट हो जाता था। ऐसे करते करते इसने 3 आदमी को मार डाला था और 23 को इंजर्ड कर दिया था। अपने बॉम्ब्स में FC लिखता था जिसका फुल फॉर्म था फ्रीडम क्लब। ये अपने बम्स में मिसलीडिंग क्लूज भी डाल देता था ताकि पुलिस मतलब इसके यहाँ तक पहुँच ना पाए। इसका जो पहला बम था वो था एक आदमी के लिए जिसका नाम था बकली क्राइस्ट। 25 में 1978 को जो क्राइस्ट है उसके पास एक पार्सल आया जो कि एक रिटर्न पार्सल था, लेकिन क्राइस्ट को भी शक हुआ कि उसने अगर कुछ पार्सल भेजा ही नहीं है तो रिटर्न कैसे आएगा। तो उसने कैंपस के ही, अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस के पुलिस को बोला इसके बारे में। पुलिस ने मतलब उसको भी ज़्यादा शक नहीं हुआ, उस पार्सल को खोल दिया और उसके हाथ में ही वो बम फट गया। और उसका जो सेकेंड बम था वो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ही भेजा गया था, वो भी एकदम 1 साल बाद।
एक सिगार बॉक्स में वो बम भेजा गया था। एक स्टूडेंट ने उसको खोला, फिर वो बम भी फट गया और उसको माइनर इंजरीज हुई। अब दोस्तों ये जो छोटे छोटे बम्स है जिसके कारण मतलब ज़्यादा इंजरी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए पुलिस या फिर कोई भी अथॉरिटीज़ पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से एफबीआई जैसी एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। और वो घटना थी कि 1979 में एक फ्लाइट के कार्गो में इसने एक बम रख दिया था। शिकागो से वाशिंगटन डीसी जा रहा था, तो उसके कार्गो में इसने एक बम रख दिया था। लेकिन जब बम ब्लास्ट हुआ तो एक फॉल्टी मैकेनिज्म की वजह से बम ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारा धुआं निकला, और धुआं इतना ज़्यादा निकला कि लोग मतलब चोक होने लगे अंदर। तो इस प्लेन को इमरजेंसी लैंड किया गया, और तब जाके इस आदमी को या फिर ये जो बॉम्बिंग्स है इसको काफ़ी सीरियसली लिया गया। और पुलिस ने बाद में ये भी बोला कि अगर वो बम फट जाता तो पूरा प्लेन ही गिर जाता, सब लोग मारे जाते। तो सोचिए कितनी बड़ी ये घटना है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे करके ये बम भेजता गया, बम फटे, लोग भी मरे, इंजर्ड काफ़ी हुए। और बाद में इसके जो बाद के बॉम्ब्स थे वो इतने ज़्यादा भयंकर थे कि लोग के हार्ट वगैरह उड़ जाते थे, किसी का आँख चला गया, 3 लोग तो मर गए। लेकिन फिर भी इस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, ये क्योंकि मतलब एकदम एनोनिमस आदमी था, ऐसे एक लॉक केबिन में वो ये काम कर रहा था। इसके आसपास के लोग भी जानते थे कि ये बहुत ही हार्मलेस है, मतलब वो लोग ऐसा सोचते थे। इसकी वजह से ये पकड़ा नहीं गया था। लेकिन ऐसा करते करते 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये पकड़ा जाने वाला था। उसने कई मीडिया आउटलेट्स में एक लेटर भेजा कि उसका एक मैनिफेस्टो है, 35,000 वर्ड्स का एक मैनिफेस्टो, एक समझ लीजिए बहुत बड़ा ऐसे 35,000 वर्ड का, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर। और वो ये चाहता था कि जो ये न्यूज़पेपर है, ये मीडिया वाले हैं, वो ये पूरा जो मैनिफेस्टो है उसको पब्लिश कर दे। और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो ये और बमबारी नहीं करेगा, टेररिज्म नहीं करेगा। और ये मैनिफेस्टो में दोस्तों इसने वही सब लिखा था जो उसके दिमाग में था, कि लोगों को टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये सब कितना नुकसान करता है, और ये सोसाइटी से रिवेंज लेगा, वही सब चीज़ें जो अल्टीमेटली इसका जो एम था। वो इसका जो ये मैनिफेस्टो पब्लिश हो गया था, उन्होंने पब्लिश कर दिया था पेपर्स ने। तब क्या हुआ, इसका जो भाई था डेविड, जैसे मैंने कहा पहले बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड और उसकी पत्नी ने उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो पकड़ लिया था। ऐसे भी उनको मतलब डाउट था कि जो उनका जो भाई है उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, जंगल में रहता है इस तरह का। तो उन्होंने सोचा कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो तो बिल्कुल जो मैनिफेस्टो है उसकी तरह ही लग रहा है, क्योंकि इतने सालों तक जो टेड है उसने अपने भाई को कई सारे लेटर्स लिखे थे। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, फिर कोई अटॉर्नी भी उनके जो ये पूरा मामला था उसमें इन्वॉल्व हो गया। और इतना चेकिंग वगैरह करने के साथ जितने लेटर्स थे उनके साथ जो पब्लिकेशन था, जो मैनिफेस्टो था, उसको मिलाने के बाद ये सामने आया कि 70% यही चांस है कि जो लेटर्स लिखे हैं टेड ने और जो मैनिफेस्टो, ये दोनों एक ही आदमी ने लिखे हैं, यानी कि टेड ने। अब ये बात एफबीआई को भी मालूम चल गई। डेविड जो था पहले उसने एफबीआई को मतलब ऐसे आग्रह किया था कि उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जाए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, ये प्रेस के सामने ऐसे रिलीज हो गया। डेविड की भी एक बात दाद देनी होगी दोस्तों कि उसका रिलेशनशिप टेड के साथ बहुत ही अच्छा था। फिर भी इस समाज के लिए उसने अपने भाई की मतलब कुर्बानी दे दी एक तरह से, आप देखिए, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये बॉम्ब्स भेजता जाएगा और किसी ना किसी का तो इंजरी होना ही है, नुकसान होना ही है। इसीलिए उसने अपने भाई के बारे में पुलिस को बता दिया। अब इसके चलते अप्रैल 3, 1996 में पुलिस ने टेड काजिंस्की को उसके लॉक केबिन से गिरफ्तार कर लिया। उसके लॉक केबिन की जांच की गई और वहाँ पे दोस्तों पूरा सामान उनको मिल गया। जितने भी जो मैनिफेस्टो का असली कॉपी था वो उनको मिल गया। उसके बाद एक लाइव बम जो पार्सल करने वाला था, उसने कहा था कि वो और बम नहीं भेजेगा अगर ये मैनिफेस्टो पब्लिश हो गया, फिर भी वो बम बना रहा था। और भी कई सारे चीज़ें, बम बनाने का सामान वगैरह उनको उस केबिन से मिला। उसको वहाँ पे ही अरेस्ट मतलब कर लिया गया। अब दोस्तों जून 1996 में इसका केस चल गया और इसको सभी क्राइम्स में दोषी पाया गया। इसके वकील ने ऐसा ट्राई किया कि इसको पागल बता के मेंटल असाइलम लिया जाए, लेकिन इसने उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया।
और इसके जुर्म के लिए इतने सारे जो इसने जुर्म किए थे, बम भेजे थे, 3 लोग मर गए थे, उसके लिए टेड काचिंस्की को 8 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ सेंटेंस की सजा हुई दोस्तों। इसने खुद को जब ये जेल में था सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। जब इसका ट्रायल हुआ दोस्तों तो इसने कोई भी दया या फिर रिमोर्स नहीं दिखाया अपने क्राइम्स के लिए। आज ये टेड काचिंस्की ADX फ्लोरेंस में एक सुपर मैक्स प्रिजन में बंद है और इसका जो कैबिन था, जो फेमस कैबिन, और उसके जितने भी बिलोंगिंग्स थे उनको ऑक्शन किया गया और उससे $232,000 मिले, जो ये पैसा है जो विक्टिम्स के इलाज वगैरह में खर्च हो गए थे, जितने भी इसके विक्टिम्स थे। तो दोस्तों यही कहानी थी इस बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी लेकिन बहुत ही एक शातिर क्रिमिनल द यूनाबॉम्बर टेड काचिंस्की की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए ऐसे एपिसोड्स के लिए। थैंक यू सो मच।